दोस्तों नमस्कार। दूसरी आजादी की उम्र महज 8 बरस। जब जीएसटी लागू किया गया तो उस रात या कहें आधी रात 12 बजे पार्लियामेंट सजी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा जीएसटी को दूसरी आजादी से जोड़ा था। यह कहकर जोड़ा था कि एक देश है, एक ही टैक्स होगा। लेकिन जीएसटी ने इस देश के भीतर एक ऐसे समाजवाद को पैदा किया जिसने इस देश के भीतर इतनी असमानता के बीच लोगों के भीतर एक त्राही माम की स्थिति पैदा कर दी, जो इस देश की आखिरी पायदान पर है और जो इस देश में सबसे रईस है, जिसकी पहचान और पकड़ पूरी दुनिया में है। दोनों से एक बराबर टैक्स ये जीएसटी वसूल करता है। यानी वो ये नहीं देखता है कि कौन गरीबी की रेखा से नीचे, कौन गरीबी की रेखा के ऊपर, कौन मिडिल क्लास है, कौन लोअर मिडिल क्लास है, कौन रईस है, कौन अरबपति खरबपति है, कुछ मायने नहीं रखता है, सबसे एक बराबर। लेकिन इस देश की असमानता कैसे बड़ी होती चली गई और 8 बरस के भीतर एक ऐसी स्थिति आ गई कि गांव, पंचायत, शहर, जिले और विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर एक सवाल बड़ा हो गया। इस देश में नौकरियां नहीं है लेकिन टैक्स की वसूली भरपूर है। इस देश के भीतर लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन अगर वह जिंदगी जीने के लिए कुछ भी खरीदने जाता है, वो हो सकता है रोटियां ही क्यों ना हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति 8 बरस में दूसरी आजादी के जरिए जुड़ी, जिसमें इस देश के लोगों के बीच और लोगों से निकलकर इस देश के उनके नुमाइंदों के बीच जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, यह गुस्सा धीरे धीरे व्याप्त होते चला गया और ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोगों के बीच का गुस्सा सरकार के कानों में जू ना रेंगे या जू रेंगे, इसको लेकर बीजेपी की अपनी विचारधारा को समेटे संघ परिवार के भीतर भी एक बेचैनी शुरू हो गई। और 24 घंटे पहले जब बीजेपी के पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी ने आर्थिक परिस्थितियां देश की इस देश के सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने रखी, तो उन्होंने एक लाइन कही। उन्होंने कहा, ऐसी असमानता और यह तरीका शायद सबसे विभत्स स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर गया है। यानी असमानता की यह पराकाष्ठा है। उनकी बातों का जिक्र हो, लेकिन उससे पहले दो बातें साफ कर लीजिए। पहली बात तो यही है, यह देश जीएसटी की वसूली से चल रहा है और यह देश चलाने के लिए अब सरकार पैसा कहां से लाएगी, यह सवाल बड़ा है। उससे भी बड़ा सवाल है, लोगों की जेब में पैसा नहीं और 22 तारीख से जीएसटी जो कम की गई वो लागू होगी। अब सिर्फ 5% और 12% ही जीएसटी लगेगी, ना 18%, ना 28%। लेकिन इस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टैरिफ मार की गिरफ्त में भारत आया है, उसने भी यह सवाल पैदा कर दिया कि कल तक जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन व्यापारियों को लाभ देने के लिए या राहत देने के लिए जीएसटी कम करना जरूरी है, क्योंकि अब वो माल बाहर भेज नहीं सकते हैं। खास तौर से अमेरिका के साथ जो घाटा होने वाला है, वो तकरीबन व्यापार 7 लाख करोड़ तक की परिस्थिति का नुकसान पहुंचाएगा। उसमें तुरंत में लगभग 85,000 करोड़ का तुरंत असर होगा। वो माल कहां जाएगा? उस माल को खपाने के लिए घरेलू बाजार चाहिए और घरेलू बाजार के भीतर जब तक आप घरेलू सामान को ना खरीदें तब तक इकोनॉमी चलेगी नहीं। और इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा दे पाने की स्थिति में सरकार है नहीं, रोजगार है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचा नहीं है, आपके पास ऐसा कोई काम नहीं जिसमें यह देश काम पर लग जाए और पसीना बहाते हुए उत्पादन करने लग जाए। आपको इस दौर में माल खपाना है। आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट का माल डंप भारत के भीतर हो रहा है और उसको बचाने के लिए 22 तारीख से अब नई जीएसटी दरें लागू हो जाएगी। बहुत सारी परिस्थिति में बहुत राहत दी गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों से नहीं, मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता
और राजनीतिक सत्ता द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ा है। क्योंकि इस दौर में प्रचार प्रसार पर जितना पैसा खर्चा हुआ, इस दौर में गवर्नेंस को चलाने को लेकर जितना पैसा खर्च हुआ, इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर के हवाले सब कुछ किया गया, इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से लेकर प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के जरिए जो पब्लिक सेक्टर का सब कुछ निजी हाथों में सौंपना और मुनाफा कमाने की सोच को पैदा किया गया, उसने एक ऐसी स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया कि अब इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति में आकर देश खड़ा हो गया। इसीलिए दूसरी आजादी का नारा 8 बरस के बाद ढहढहाता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन अगला सवाल यह भी है, 4 तारीख आज की है, 3 तारीख की रात को 10 बजे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया हमने ये फैसले ले लिए हैं और अब ये फैसले 22 तारीख से लागू होंगे। इन 18 दिनों में क्या कोई सामान खरीदेगा महंगाई और महंगे सामानों को देखकर, या वो इंतजार करेगा 22 तक? दूसरा सवाल, इन 18 दिनों में लोगों को यह लगने लगेगा अच्छा इतना महंगा सामान दे रहे थे और 22 तारीख के बाद इतना सस्ता हो गया, तो वो पैसा सरकार ने क्या किया? प्रचार में फूंका, गवर्नेंस की रईसी में फूंका, अपने तौर पर अपने कामों में फूंका, क्या किया पैसे का? और इन सब से हटकर तीसरा सवाल एक और है, जब बाइंग कैपेसिटी यानी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत लोगों के पास नहीं होगी और इन 18 दिनों में यह महसूस लोग करने लगेंगे कि हम बेकार ही बाजार की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? यह सरकार तो नारे लगाते ही रहती है, आपको पेंशन दे देंगे, आपको मुद्रा योजना में भी पैसा दे देंगे, आपको किसान सम्मान निधि में भी पैसा दे देंगे, आपको पेंशन योजना के साथ साथ आपको स्वास्थ्य सेक्टर भी मुफ्त का होगा। तो फिर सब कुछ तो सरकार उस दिशा में जा ही रही है। कॉरपोरेट को लाभालाभ, जनता को राहत रियायत, सीधे बैंक ट्रांसफर पैसा। ये इकोनॉमी कितने दिन चलेगी? और इस इकोनॉमी के आसरे सरकार चल पड़ी है। तो एक क्षण के लिए पहले पन्ने में आकर खड़े हो जाइए। पहला पन्ना कहता है कि पिछले बरस 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए इस देश के लोगों ने सरकार को दिए। 22 लाख करोड़ का मतलब है लगभग 50% इस देश की जो पूरी की पूरी बजट बनाया जाता है। इस बार का बजट मसलन वो 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पिछली बार का बजट उसकी तुलना में जीएसटी देखिएगा तो 50% के लगभग पहुंच रहा है। इस बार जीएसटी कुछ कम हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर जरा समझिए, जीएसटी की कीमत कमोवेश हर व्यक्ति के लिए एक बराबर है, वो अंबानी या अडानी हो या इस देश के भीतर सबसे किनारे पायदान पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, गरीब ब्राह्मण ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए एक बराबर की कीमत है इस देश के भीतर में। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो होता है हर राज्यों के जरिए, हम पिछले ही महीने का आपको एक जानकारी दे दें जिससे आप इस असमानता को समझ पाएंगे। अगस्त के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,36,962 करोड़ रुपए हुआ। उसका लगभग 20-21% सिर्फ एक राज्य से, वो राज्य है महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र के भीतर मुंबई इस 20% के हिस्से में आइएगा तो पता चलेगा लगभग 12-13% मुंबई से ही आ रहा था। यानी आप सोचना शुरू कीजिए कि इस देश के भीतर एक स्टेट, और उसमें भी मुंबई 12-13%, महाराष्ट्र 21%, और इस देश के टॉप बाकी के 5-6 राज्यों को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र के बाद आपको गुजरात जोड़ना होगा, कर्नाटक जोड़ना होगा, तमिलनाडु जोड़ना होगा, उत्तर प्रदेश जोड़ना होगा, दिल्ली को जोड़ना होगा, और चाहे तो हरियाणा भी जोड़ लें। अब इन 6 स्टेट को जैसे ही आप साथ जोड़ते हैं तो एक झटके में ये लगभग 68 से 70% जीएसटी कलेक्शन सिर्फ इन्हीं जगहों से होता है। यानी इस देश के भीतर राज्यों की गरीबी को आप सोचना शुरू कीजिए। बिहार जैसी जगह पर 1,717 करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन होता है और महाराष्ट्र में 28,900 करोड़ रुपए कलेक्शन होता है। कितना अंतर है और कितने गुना का अंतर है। बिहार से दिल्ली आने पर दिल्ली में 9,681 करोड़ रुपए एक महीने का, जो पिछले महीने उसी का आंकड़ा हम आपको बतला रहे हैं, वह एक कलेक्शन होता है।
और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हो जाता है कि सरकार इस दौर में लोगों के बीच, अपने सांसदों के बीच नहीं जा रही है, और इसीलिए अब कल से जो बैठक जोधपुर में आरएसएस की शुरू हो रही है उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव के मद्देनजर अगर विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि जीएसटी लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, उनके अपने सांसदों को शांत करने के लिए, जो सांसद संघ के दरवाजे और चौखट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखिए हालात बिगड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में तो हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या इन हालातों के बीच यह फैसला ले लिया गया? या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किल हालातों से बचाने के लिए सिर्फ व्यापारियों, ट्रेडर्स या कहें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट को राहत रियायत देने के लिए यह फैसला लिया गया? इन दोनों परिस्थितियों के बीच भी एक लकीर चलती है। वो लकीर बहुत साफ तौर पर कहती है, सरकार जिस स्थिति में इस देश की अर्थव्यवस्था को लाकर खड़ा कर रही है, वो अर्थव्यवस्था एकमुश्त आपको दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के तर्ज पर दिखाई दे, लेकिन इस देश के 90% से ज्यादा लोगों की परिस्थितियां जो है वो दुनिया के पहले 100 देशों में प्रति व्यक्ति आय से के भी नीचे है। यानी दुनिया के सबसे निचले पायदान पर भारत की लगभग 50 से 60% जनता जीती है, और लगभग 125वें नंबर पर इस देश के बाकी 40% लोग जीते हैं, और लगभग 1 से 10% की स्थिति कमोवेश इस देश के भीतर में दुनिया के बेहतरीन देशों के भीतर जिनकी स्थिति पहले 50 में आती है उस पायदान पर रहती है। यानी बहुसंख्य तबका तो वोटर है और उसकी हालत इस दौर में खस्ता हो चली है, और इसीलिए जो पूरी रिपोर्ट संघ के पास गई, जिसको बीजेपी के पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी ने तैयार किया, उन्होंने क्या कहा उससे पहले हमें लगता है कल जब जिक्र हो रहा था अब हमने जीएसटी कम कर दिया है, तो कोई भी सोचेगा कि अच्छा आप तो इस देश के भीतर स्वास्थ्य सेवा पर भी ऐसी जीएसटी लगाए हुए थे, अच्छा आप मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी लगाए हुए थे, आप इंश्योरेंस पर भी लगाए हुए थे जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, अच्छा ब्रेड पर भी लगाए हुए थे, रोटियों पर भी लगाए थे, पराठे पर भी लगाए थे, अब आप कम कर रहे हैं। यानी 8 साल की दूसरी आजादी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुलाम बनाने के लिए थी, और इस दौर में आप दुनिया के सामानों को आयात करने के लिए उनकी गुलामी करने को तैयार हो चले हैं, और अपने देश के भीतर स्वावलंबन नहीं है, नारा आत्मनिर्भरता का है, लेकिन आप खुद आयात पर निर्भर हैं। ये कौन सी परिस्थिति है? तो एक क्षण के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए। Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. यह वाकई महत्वपूर्ण है कि देश की वित्त मंत्री समझा रही थी कि आम आदमी को राहत देने का विचार सरकार का है, छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करने का विचार सरकार का है, टैक्स ढांचे को सरल बनाने का विचार सरकार का है, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने का विचार सरकार का है, और खास तौर से जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसमें कच्चे माल पर जो जीएसटी की दर होती है वो तैयार प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, तो उत्पादन महंगा हो जाता है और माल पर टैक्स कम हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। लेकिन 2-3 सवाल इस दौर में गायब हो गए कि अमेरिका के जरिए जो टैरिफ 50% किया गया उससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थम सा गया है, और उस थमने का असर इस देश में 7 लाख करोड़ के व्यापार का प्रभावित होना है। उसके साथ सिर्फ पंजाब में 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मशीन है, टूल्स है, ऑटो पार्ट्स है, फास्टनर्स हैं, स्पोर्ट्स है, लेदर है, खेती उपकरण है, सब कुछ ध्वस्त हो चला है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीएसटी कम तो डिमांड बढ़ जाएगी। बड़ा इंपॉसिबल सा सवाल इसलिए है क्योंकि इसका ही जवाब
मुरली मनोहर जोशी संघ के बीच बैठकर दे रहे थे और वो बता रहे थे आप किस इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। ये तो कोलोनाइजेशन सरीकी इकोनॉमी है जिसमें जनता कहीं है ही नहीं। जो आंकड़े वो खुद रख रहे थे, खुद बता रहे थे कि अभी नहीं, 3 साल पहले 2021-22 को आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। इस देश का 65% संसाधन सिर्फ 10% लोगों के पास है। हालांकि इस दौर में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि अब वो परिस्थिति और भयावह हो गई है। सिर्फ 8% लोगों के पास 65% संसाधन हो गए हैं, यानी असमानता का पैमाना और ज्यादा है। तो जीएसटी कम और सामान बिक जाएगा, सामान नहीं बिका तब क्या होगा? और इन सब के बीच जो परचेजिंग पावर बढ़नी थी वो बढ़ाने के कोई उपाय आपके पास नहीं है। इन सारी बातों को लेकर बड़ा सवाल यह था, क्या यह दांव चुनाव को लेकर किया गया है? पहले बिहार फिर बंगाल का चुनाव। किसान है, मध्यवर्ग है, महिला है, युवा है, एमएसएमई है, जिसका जिक्र सरकार अपने तौर पर कर रही है। लेकिन इस दौर की इकोनॉमी एक इमरजेंसी इकोनॉमी में जाकर फंस गई है। लोगों के भीतर जबरदस्त गुस्सा है जिसको उनके अपने एमएलए और एमपीज और देश के मिनिस्टर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो भागते फिर रहे हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। और उनके पास एक ही है कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए राष्ट्रवादी हैं, प्रधानमंत्री मोदी देखिए उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है, प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय हर चुनाव हम जीतते रहे हैं। और इन सब के बीच उन्होंने तो आत्मनिर्भरता का नारा दिया है, स्वदेशी का नारा दिया है। अब ऐसे में संघ भी क्या करे? उसने तैयारी शुरू कर दी कि बीजेपी को बचाने के लिए अब बिहार के भीतर कदम रखना ही होगा। और उनका भी नारा है, गांव गांव जाके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का राग अलापना ही होगा। और बकायदा एक ऐसी ट्रेनिंग के साथ बिहार में एंट्री होगी जहां पर 3-4 बातें, वो हिंदुत्व है, वो राष्ट्रवाद है, वो राम मंदिर है, वो सीमांचल के इलाके में जैसे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन इलाकों में जो है यहां पर राष्ट्रवाद की भूमिका कैसे रखी जाए। ये सारी चीजें बतलाती हैं कि आखिर में जगह वहीं पर टिकेगी जहां पर सवाल राशन का है, सवाल प्रवासी मजदूरों का है, सवाल इस देश के भीतर बिजली, सड़क, पानी एक वक्त होता था, लेकिन अब वह लोगों के नौकरी पेशा, उनकी आय, उनकी जिंदगी जीने के तरीके और 5 किलो अनाज से जाकर जुड़ चुका है। यानी जो जानकारी संघ को उनके अपने नेता दे रहे हैं, जिन बातों का जिक्र कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रही है, इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जनता गायब है, आम जनता कहीं है ही नहीं। और यह एक ऐसी खतरे की घंटी है जिसका अंदेशा इस रूप में भी समझ सकते हैं कि 5 बरस पहले जब कॉरपोरेट का टैक्स कम किया गया था तो सरकार यह मानकर चल रही थी कि कॉरपोरेट नौकरियों को पैदा करेगी, वो नौकरी देगी, शेयर बाजार में उछाल आएगा। शेयर बाजार मैनेज होता चला गया, शेयर बाजार को बाखूबी मैनेज किया गया। हमारी टीम ने बतलाया कि देखिए ऐसा है कि जीएसटी जितना कम किया गया है, इसके बाद तो शेयर बाजार को कुलांचे मारने चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? आज भी विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला। एफआईआईज जो थे 1721 करोड़ रुपए निकाल ले गए। और उस बाजार को बचाने के लिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी घरेलू निवेशक है, उसके जरिए 2679 करोड़ रुपए लगाए गए। ये घरेलू निवेशक कौन है? एलआईसी है, एसबीआई है, यानी जो भी पीएसयूज आपके जहन में आते हैं उसके जरिए बाजार को बचाया जाता है। सिर्फ अगस्त के महीने में 46,000 करोड़ से ज्यादा एफआईज निकाल चुके हैं। घरेलू निवेशकों ने उससे दुगना डाला है, अपना पैसा इधर से उधर रोटेट करके डाला है। यानी अब आप जीएसटी के ऊपर इतना बड़ा दांव खेल कर भी शेयर बाजार को सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर बढ़ा पाए। सोना लाख रुपए पार कर चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पायदान पर आकर खड़ा हो गया जब आप एक्सचेंज करने जाएंगे। इन परिस्थिति में आपके एक्सपोर्ट का माल आपके गोदामों में बंद पड़ा है, उसका कोई खरीदार नहीं है। तो इन तमाम परिस्थिति में इस देश के भीतर जितने भी व्यापारियों से आप बात कीजिएगा, सबकी राय बहुत साफ है। यह बहुत ही शानदार कदम है। वो फिक्की के लोग हों, वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हो, कि आम व्यक्ति भी कहेगा बहुत शानदार कदम है, कोई भी कहेगा, हम भी कहेंगे कि बहुत शानदार कदम उठाया गया।
लेकिन इस शानदार कदम को उठाने की, सहने की ताकत भी इस देश की जनता की जेब में अगर पैसे ना होने की परिस्थितियों के साथ है, तो कुछ आंकड़ों से कुछ हकीकत को आप समझ लीजिए। पहली हकीकत, इस देश में 90% लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से कम है। लेकिन चौथी बड़ी इकोनॉमी का दर्द और खुशी समेटे हुए प्रति व्यक्ति की आय तकरीबन 2.5 लाख है। संभव और अंतर दोनों पहले दृष्टि में साफ हो गया। दूसरी परिस्थिति, इस दौर में भारत में कोई भी रोजगार कुछ करता हो, उसकी जो एवरेज कमाई है वो 8,000 से लेकर 20,000 के बीच चलती है, यानी 15,000 और 12 से 15,000 इस देश की एवरेज कमाई है। इस देश के किसानों की कमाई जो एवरेज तौर पर 3 स्टेट को आप निकाल दीजिए, उसमें आपको पंजाब, हरियाणा और आंध्र और कर्नाटक का कुछ हिस्से को अगर आप निकाल दीजिएगा, तो इस देश में किसानों की आय वह एक झटके में कम होते होते लगभग 6 से 7,000 के बीच में आकर खड़ी हो जाएगी। इस देश के भीतर दिहाड़ी मजदूरों की आय मनरेगा के नीचे आ गई है, तब जब मनरेगा में अगर वाकई 100 दिन काम मिलने लगे तब। इस देश के मनरेगा के मजदूरों को लगभग एवरेज 38 से 40 दिन का काम मिलता है। दिहाड़ी मजदूरी उस मनरेगा के हिसाब से एवरेज निकालिएगा तो वो 200 को पार नहीं कर पाई है प्रतिदिन के लिहाज से। वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, अगर हर दिन को आप जोड़ रहे 365 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं उसकी कमाई में, तो फिर बात वहीं 200 रुपए पर आकर खड़ी हो जाती है। उसको 4 दिन काम मिले, 6 दिन नहीं मिले। और इस सारी परिस्थितियों के बीच अगला सवाल है कि जो बड़ा पैसे वाला तबका, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था, जो सड़क बनाने में लगा हुआ था, जो इस देश के भीतर स्टील, कोयला सब चीज कर रहा था, एक झटके में भारत की इकोनॉमी, इस देश के भीतर कोयला भी चाहिए तो भारत के खदानों से नहीं चाहिए, वो इंडोनेशिया से आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, चल जाएगा। लोहा, सरिया और स्टील भी चाहिए तो भारत के इंडस्ट्री से निकला हुआ नहीं चाहिए, चाइना बहुत सस्ते में दे रहा है, वहीं से आ जाएगा। यानी भारत के भीतर जिनकी क्रय शक्ति है, जिनकी ताकत है खरीद की, उस खरीद की ताकत के तहत काम दूसरे कर रहे हैं और वो भारत के बाजार में अपना माल बेचने को तैयार खड़े हैं। इसीलिए वोकल फॉर लोकल का नारा या स्वदेशी का नारा सिर्फ अपने आप को राहत देने भर के लिए है। और ये पूरी रिपोर्ट जो रखी गई मुरली मनोहर जोशी जी के जरिए संघ के सामने, उसने एक मैसेज बहुत साफ दे दिया कि जिस तर्ज पे इस देश की इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है, उसमें आप चुनाव जीतने के लिए तो हिंदुत्व और जातियों में बांटना, गवर्नेंस और जंगल राज, जरूरत और लूट, ये सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर सच यही है कि जो वसूली बीते 8 वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाती हुई परिस्थितियों में लाकर बैठा चुकी है, उसको आप खड़ा कैसे करेंगे। मसलन जीएसटी की दरें जो काम कर रही थी वो बहुत साफ तौर पर था कि दूध, पनीर, रोटी, पराठा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। कल्पना कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं लगता है, हमारे यहां भी नहीं लगेगा। घी मक्खन पर 5% लगेगा, कनाडा में नहीं लगता है, यहां लगेगा। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, मिक्सचर, चॉकलेट 5% लगेगा, अमेरिका में 2% लगता है। चीनी, सिर्फ टॉफी, कैंडी 5% जीएसटी लगेगा। पूरे यूरोप के भीतर सिर्फ 1.5% लगता है। बिना फ्लेवर का पैकेज्ड मिनरल वाटर 5% लगता है, दुनिया के बाजार में यह लगभग 2.3% लगता है। अगर आप खेती से जुड़े या सोलर एनर्जी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों का जिक्र कर रहे हैं, तो जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पर अब 18 नहीं 5% लगेगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर स्टेट है, वो न्यूजीलैंड हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, या दुनिया के किसी भी देश का जिक्र कर लीजिए, वहां टैक्स नहीं लगता है। ट्रैक्टर, खेत जुताई, बुआई, कटाई की मशीनों पर टैक्स नहीं लगेगा, दुनिया के किसी भी एग्रीकल्चर स्टेट में नहीं लगता है। बायो, पेस्टिफाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप सिंचाई सिस्टम पे 5% लगेगा, इजराइल तक में टैक्स नहीं लगता है।
लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट पर 5% लगेगा। ये 3 से 4% के भीतर पूरी दुनिया में होता है। कंस्ट्रक्शन के सामान पर 5% लगेगा। ये पूरी दुनिया के भीतर 5% भी नहीं लगता है। अगर आप स्पोर्ट्स और टेक्सटाइल के सामानों का जिक्र करना चाहते हैं तो कपड़े, जूते जिस पर 5% टैक्स लगता है, दुनिया का एवरेज 3.5% है। स्पोर्ट्स के सामान और खिलौनों पे 5% टैक्स है, दुनिया के कुछ देशों में 6% है, लेकिन बाकी एवरेज निकालिएगा तो 2.5% पे आके अटक जाएगा। अब यह सवाल है कि इन सब के बीच कार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सस्ते कहे जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है गाड़ियां अब 28 नहीं 18% हो जाएगी, और उसमें पेट्रोल, डीजल सब चीज घटते घटते आ जाएगा। और यह सारी परिस्थिति बताती है कि दुनिया के बाजार का अगर एवरेज निकालिएगा तो वहां पर वो लगभग 7% है, हमें अभी भी 28% देने होंगे। दवाई, हेल्थ और पर्सनल केयर के सामानों को लेकर जो 0% किया गया, लेकिन उसमें भी थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच के किट्स, ग्लूकोमीटर और चश्मे, दुनिया का एवरेज 2.25% है, हमारे यहां 5% में लगेगा। मुश्किल है, कितनी बातों को पढ़ा जाए। और यह सवाल वाकई बड़ा है कि भारत टैक्स के आश्रय जीता है, टैक्स के आश्रय प्रचार करता है, टैक्स के आश्रय गवर्नेंस की रईसी होती है, टैक्स के आश्रय 8-9 हजार करोड़ का हवाई जहाज उड़ता है, टैक्स के आश्रय सेंट्रल विस्ता बन जाता है, टैक्स के आश्रय जगह जगह तस्वीर चस्पा हो जाती है, लेकिन अपना प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर कर कमाई नहीं, हमें व्यापारिक घाटा होता है। और ये शायद एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर, सबसे ज्यादा लोगों को काम नहीं है, यह स्थिति दुनिया के किसी भी देश में नहीं, जहां पर 60% आबादी खेती पर निर्भर हो और खेती का जीडीपी में योगदान सबसे कम हो, और सर्विस सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हों और वहां पर उसकी जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा हो। और इन सब के बीच भारत के टॉप 1% लोगों के पास इस देश का लगभग 45 से 48% संसाधन हो। गजब की परिस्थिति है। दूसरी आजादी और पहली आजादी, कहां पर खड़े होंगे आप खुद तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।